नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चूँकि आप सबको शुक्ल सीरीज बताई जा रही है, तो शुक्ल सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो तथ्य मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होता हूँ, क्योंकि मुझे आशा है कि आप एक दो बार जो हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई किताब है उसको आप अवश्य अध्ययन किए होंगे। क्योंकि आप कोई भी परीक्षा देते हैं, या टीजीटी हो या पीजीटी हो या सहायक अध्यापक, यानी कोई भी परीक्षा आपकी अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, इससे संबंधित है, तो शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो वही हम लोग इस प्रयास में है कि आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण तीसरा, क्योंकि हमने पहला और दूसरा प्रकरण कर चुके हैं और आज तीसरा प्रकरण है जो कि देश भाषा काव्य का है। देश भाषा आप जानते हैं, उसको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो आज के सत्र में हम जानेंगे देश भाषा क्या किसे कहते हैं, उस पर शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण है, उन्होंने किस तरीके से लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देवरासो और पृथ्वीराज रासो, बीसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो आज मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। मतलब कहते हैं जो कुछ तथ्य मिलते हैं मुक्तक भाषा के जो पुराने काव्य हैं जैसे बीसल देवरासो और पृथ्वीराज रासो है, वे आजकल संदिग्ध हैं, अर्थात कोई पूरी जानकारी नहीं है उनके बारे में। आगे लिखते हैं कि इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सका है उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। यानी जो कुछ जानकारी जुटा पाए हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हम इसी बात पे चलेंगे। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत मतलब कल्पना या विचार कर सकते थे उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, साहित्य के विकास के क्रम को जानने के लिए जो ढेर सारे ग्रंथ बताए गए, वो अपने संदर्भ ग्रंथ लाते गए, तो उनमें ये जो कुछ दो बीसल देवरासो और पृथ्वीराज रासो जो मिले हैं वे संदिग्ध अवस्था में मिले हैं, अर्थात पूरी जानकारी नहीं मिली है। आगे देखते हैं कि इतना अनुमान तो किया जा सकता है, मतलब ये पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें तथ्य अंदर दिए हुए हैं, है ना। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें, क्योंकि अब परीक्षाएं लिखित भी होने जा रही हैं, चाहे आप टीजीटी दें या पीजीटी दें, उसमें पहले क्या होता था, सिर्फ हम लोग वैकल्पिक प्रश्न आते थे। अब ऐसा हो गया कि एक जो है ऐसा होगा एग्ज़ाम की, उसमें लिखित परीक्षा मांगी जाएगी, उसमें क्वेश्चन उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक बार अवश्य इस किताब को पढ़ें और तब जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको पढ़ते रहिए। तो हम चलते हैं। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। मतलब कह रहे हैं कि इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि उन दिनों सिर्फ प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय में कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में, जनसाधारण की बोली मतलब आम भाषा में, जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। मतलब जो आम जन की भाषा में जो गीत लिखे जा रहे थे उनमें जो पांडित्यपूर्ण लोग थे वो उसको क्या समझते होंगे, गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। मतलब जो आम जन की कविताएं हैं वो राजसभाओं में भी कही जाती रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं शुक्ल जी। राजा भोज, जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले अवश्य ही रहे होंगे। मतलब एक ये राजा भोज जसचंद कहने वाले के सिवा देश भाषा में यानी आम भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषयम प्रायः दोहों में कहे जाते थे। जब शुरुआती दौर था तो किसमें, नीति व श्रृंगार के दोहे, नीति व श्रृंगार की जो रचनाएं थी वो दोहे में कही जाती थी, जो दोहा छंद है उस छंद में कही जाती थी, है ना।
और वीर रस पद्य छप्पय में। और वीर रस किस में कहा जाता था? वीर रस के जो पद्य होते थे, जो काव्य होता था, वो छप्पय में कहा जाता था। किस में कहा जाता था? छप्पय में कहा जाता था। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि राजसभा में सुनाए जाने वाले जो नीति व श्रृंगार आदि के विषय थे वो दोहे में कहे जाते थे, और जो वीर रस के पद्य या काव्य होता था वो छप्पय में कहा जाता था। राज्याश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन। किसका? राज्याश्रित जो कवि थे, जो उनके राजसभाओं में कवि रहते थे, अपने राजाओं के शौर्य और पराक्रम, प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। अनूठी उक्तियां मतलब नए नए मुहावरे गढ़ करके उनकी प्रशंसा में गीत कहते थे, कविताएं लिखते थे, उनकी वीरतावली का बखान करते थे, है ना। और अपनी वीरोल्लास भरी मतलब वीरता के उल्लास से भरी हुई कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। जो राज्याश्रित में वीर पुरुष भी रहते थे, उनको भी उत्साहवर्धन करते थे अपने कविताओं के माध्यम से। आगे तथ्य लिखा है कि ऐसे राज्याश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में संरक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चरणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरा फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया, क्योंकि उसमें वीर परक रचनाएं कही जाती थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है या कहा जाता था। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी बात करते हुए चल रहे हैं, चूँकि साहित्य का इतिहास है तो बहुत कुछ, क्योंकि दोस्तों कहते हैं साहित्य जो है वो हर विषय में चलता है। साहित्य जब बात करते हैं, कोई भी रचना हम पढ़ते हैं तो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उस पर हमारी दृष्टि अवश्य जाती है। उसी प्रकार शुक्ल जी भी इतिहास के माध्यम से जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी रखते हुए चल रहे हैं। वो बताते रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु की संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही अर्थात जो पंजाब और पश्चिमोत्तर जितने भी राज्य हैं, भाग ही भारतीय सभ्यता और वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अल्हनवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियों उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी। उधर की भाषा क्या मानी जाती थी? शिष्ट, यानी जो सभ्य भाषा थी, शिष्ट मानी जाती थी। और कवि चारण आदि उसकी भाषा में रचना करते थे। और कवि जो चारण कवि थे, चारण कवि किसे कहते हैं? जो राजाओं की चरण वंदना करते हैं, आदि उसी भाषा में रचना करते थे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था, है ना। राज दरबारों में शास्त्रों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। पांडित्य अर्थात जो कवि थे, अपने पांडित्यपूर्ण तरीके से राजसभाओं में रचनाएं सुना करके बहुत सारा पुरस्कार जीत लेते थे। वही कह रहे हैं, पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्ति पूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगों को भरता था, वही सम्मान पाता था। क्या कहते हैं कि जो राजा के पराक्रम, विजय और शत्रु कन्या हरण आदि, शत्रु कन्या हरण मतलब जो आक्रमण करते थे विध्वंसक या राजा लोग, तो वहाँ की जो स्त्रियों का हरण कर लाते थे, तो वही लिखते हैं कि
का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या दृढ़ क्षेत्रों में जो जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति या समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। कह रहे हैं कि इस दशा में, मतलब ऐसी स्थितियां थी, तो इस स्थिति में, इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। मतलब ये दुष्कर बात थी उस समय में कि साहित्य या काव्य के बारे में कुछ अधिक प्रयास किया जाए। उस समय तो केवल वीरांगनाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंधों का ही उल्लेख किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ जो वीरगाथात्मक प्रबंध काव्य हैं, जो प्रबंध काव्य होते हैं जिन पे एक किसी छंद में पिरोकर लिखी जाती है कविता, उसे ही प्रबंध काव्य कहते हैं। यानी कि छंदबद्ध कविताएं जो होती हैं और किसी लक्ष्य को लेकर के लिखी जाती हैं, कोई एक लक्ष्य साध करके रचनाओं को पूरा किया जाता है, उसे ही प्रबंध काव्य कहते हैं, है ना। वीरगाथात्मक प्रबंधों का ही उल्लेख किया जाता है। आगे लिखते हैं, जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग, जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है। क्या रहा है यूरोप के वीरगाथाओं में? युद्ध और प्रेम रहा है। वैसे यहाँ भी था, जिस तरीके से बताते हैं यूरोप में जिस तरीके से युद्ध और प्रेम रहा था, वैसे ही यहाँ भी, अर्थात भारत में भी, भारत के जो साहित्यिक लोग थे वही कर रहे थे। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर लाना वीरों के गौरव या अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था, है ना। जो प्रधान रस था वो क्या था? वीर था। इसलिए पूछता है प्रश्न, सीधे प्रश्न पूछेगा कि बताइए जो वीर काव्य में था उसमें प्रधान रस कौन सा था, है ना। जो वीर प्रबंध काव्य हैं उनमें प्रधान रस कौन सा था? तो क्या है? वीर रस रहता था, है ना, वीर रस। श्रृंगार केवल सहायक रूप में रहता था। श्रृंगार केवल किस में रहता था? सहायक रूप में रहता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, एक निकल करके आ रहा है। वो क्या है कि जो प्रबंधात्मक काव्य थे उनमें प्रधान रस वीर रहता था और सहायक रस क्या रहता था? श्रृंगार रस रहता था, के रूप में रहता था। ये वीर गाथाओं दो रूपों में मिलती है। जो वीर गाथात्मक कथाएं थी वो दो रूपों में मिलती हैं। एक किसमें मिलता है? एक प्रबंधात्मक काव्य के साहित्य के रूप में, वीर गीतों यानी बैलेड्स के रूप में। साहित्य प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह क्या है? पृथ्वीराज रासो। जो साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ये शुक्ल जी मानते हैं, क्योंकि शुक्ल का साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये शुक्ल की सारी बातें कही जा रही हैं इसमें। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। यानी जो वीर गीत है उसमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? बीसलदेव रासो मिलती है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या किसी उल्लेख मात्र पाया जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर जो वीर काल का जो ग्रंथ है, वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या फिर उनका उल्लेख मात्र पाया जाता है। क्योंकि संपूर्ण जानकारी नहीं मिल रही थी, तो एक अनुमान बनाने के लिए, साहित्य को नए तरीके के लिखने के लिए उनकी कुछ प्रतियां मिली और उनका कुछ उल्लेख मात्र यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो ग्रंथ पाए जाते थे ये रासो ग्रंथ कहलाते थे, है ना, ये रासो ग्रंथ कहलाते थे। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं।
कुछ लोग जो रासों का संबंध है किससे बता लाते हैं, रहस्य से बतलाते हैं। पर बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो ये प्रश्न वैकल्पिक तरीके से जब आप दृष्टि की पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, जो नेट JRF वाली है, उसमें रसायन और रासो और इस तरीके के शब्द पूछता है किसने क्या दिया है, तो रसायन शब्द जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रसायन से रासो हो गया। खुमान रासो एक महत्वपूर्ण रचना आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है। क्या है खुमान रासो, इसके बारे में पढ़ते हैं। संवत 810 और 1000 के बीच में, संवत अगर आपको निकालना है सन में, तो आप इसको 57 से माइनस करेंगे 810 को, तो आपको सन प्राप्त हो जाएगा, है ना। यह काम आप स्वयं से करिए। और क्योंकि विषय थोड़ा आपको उबाऊ लग सकता है, अगर आपको साहित्य की दृष्टि बनानी है, समझ विकसित करनी है, तो आपको शुक्ल जी का साहित्य तो अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा उबाऊ लगता होगा, है ना, तो थोड़ा श्रद्धा मन लगा कर अपना, थोड़ा श्रद्धावान हो करके इस पुस्तक के प्रति धैर्यता से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में, अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कुछ कठिन काम है नहीं जैसा बताते हैं लोग। आप एक दो बार पढ़ोगे तो समझ आपकी अवश्य विकसित होगी। तो संवत 810 से 1000 के बीच में जो ये पुस्तक है, कौन सी, खुमान रासो के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। खुमान नाम के कितने राजा हुए, 3 राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज यानी बाप्पा के पीछे, काल भोज अर्थात बाप्पा उनका नाम होगा कुछ, के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, और जिस समय में बगदाद के खलीफा अलमायू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी कि खम्मान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए। कितने युद्ध किए, 24 युद्ध किए, और संवत 869 से 893 तक राज्य किया। तो ये खुमान रासो जो राजा था वहाँ का, उसके बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से आपको ये रचना ध्यान रखनी है कि खुमान रासो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है ना, वीरगाथा काल की। आगे देखते हैं। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी एक कवि के द्वारा रचित है। तो ये रचना किससे लिखी गई है, खुमान रासो दलपत विजय। ये प्रश्न सीधे पूछता है आपसे, सतही प्रश्न करता है कि दलपत विजय के द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो क्या है, खुमान रासो। या उल्टा कर लीजिए इसका, खुमान रासो किसके द्वारा रचित है। जब आप प्रश्न को कई तरीके से सोचेंगे, मान लो ये तथ्य आपको दे दिया गया है, तो ऐसे तथ्य, क्योंकि भाषाई स्तर पर कठिन कर रहा है प्रश्न, है ना, चाहे आप कोई भी परीक्षा देते हैं, तो प्रश्न को अगर आप सही से पढ़ लिए और उसको घुमा फिरा के चारों तरफ से, ऐसा है ना, कोई चीज़ हम लेते हैं तो बाज़ार में सब्जी लेने जाते हो तो हर चीज़ सोच समझ के लेते हो, देख भाल के, ठोंक बजा के हर चीज़ लेते हो, तो वही चीज़ है। वो क्या कर रहे हैं कि प्रश्न जो है, प्रश्न को आप अपने तरीके से पढ़िए, उसको घुमा के चारों तरफ, कैसे प्रश्न पूछ सकता है, कैसे बन सकता है। या पूछ देगा वीर गाथात्मक काल की दलपत विजय की कौन सी रचना है ना, तो खुमान रासो। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा जान पड़ता है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है, यानी जो फोटोकॉपी प्राप्त है, वह अपूर्ण और उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन किया गया है। अपूर्ण है लेकिन उसमें किसका जिक्र है, महाराणा प्रताप तक का वर्णन किया गया है। आगे लिखते हैं, काल भोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कौन कौन से 3 हैं, काल भोज बाप्पा, खुमान, मत्तट, भरतपट्ट सिंह, ये एक ही में है। खुमान दूसरा है, महानायक खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी
भरतपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 से 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्ष का औसतन लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानता इस प्रकार ठहराया जा सकता है। यानी जो 3 जो अनुमान किए इन्होंने खुमान कौन कौन से हैं, है ना, खुमान कौन कौन से राजा हुए हैं उनके बारे में ये 3 तथ्य रखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है, खुमान पहला जो विक्रम संवत 810 से 865 तक, दूसरा कहाँ है, दूसरा है 870 से 900 तक, तीसरा है विक्रम संवत 965 से 990 तक। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार, जो शिव सिंह सरोज रचना है ना मिस्र बंधुओं की, तो वही उसी के कथनानुसार अज्ञात नाम भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। तो मान लो ये तथ्य आपको दे देगा कि अज्ञात नाम भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। ये किसके कथनानुसार है या यह संदर्भ कहाँ से लिया गया है, तो यह कहाँ से, शिव सिंह सरोज के कथनानुसार। शिव सिंह सरोज में ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। यही नहीं कहा जा सकता है कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा उसके पीछे का परिशिष्ट का। यानी यह पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था, इस पे अनुमान बता रहे हैं। अगली करती है बीसल देव रासो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बीसल देव रासो नरपति नाल कवि द्वारा रचित जो विग्रहराग चतुर्थ उपनाम क्या है, बीसल देव का समकालीन था। कौन, नरपति नाल कवि, जिसको विग्रहराज चतुर्थ, जिसका विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल का समकालीन था, बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था, है ना, बिल्कुल यह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 प्रश्नों का ग्रंथ लिखा है। जितने भी मैंने कलर करके रखा है इसको बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से पढ़िए और हो सके तो अपना नोट्स अवश्य बनाते हुए चलें, ताकि आपको दोबारा देखने में कोई दिक्कत ना हो। और आप एक बार लिख करके 2-3 बार पढ़ लोगे तो तथ्य आपकी समझ में आ जाएंगे। कदाचित राजकवि था, इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का, कितने पृष्ठों का, 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा, जो वीर गीत के रूप में है। किसमें है, वीर गीत के रूप में है। तो पूछ लेगा कि बीसल देव रासो किस रस में लिखा गया है, तो वीर गीत है, वीर गीत है, श्रृंगारिक गीत है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यह तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीसल देव रासो नरपत नाल ने लिखा और कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का ही समकालीन था, यह राजकवि था। बीसल देव नामक छोटा सा कितने पृष्ठों का, 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा, जो वीर गीत रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया है, मतलब कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ उस तरीके से दिया हुआ है। एक दोहा है, दोहा कहिए चौपाई कहिए। 12 से 72 मझार, जेठ बदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ भई, सरदा तुट ब्रह्म कुमारी। इस तरीके से दोहा दिया है कि 12 से 72 मझार, 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है 1212, मतलब एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212 और 72 शब्द 72 दशोत्तर का रूपांतर है। अतः 12 से 72 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से, अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल ही प्रयोग किया है, जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। क्या किया कवि ने, अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल, मतलब हर जगह पर वर्तमान काल की चर्चा की है, जिससे बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समकालीन भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कब के प्राप्त हुए हैं, 1210 से 1220 के प्राप्त हुए हैं।
बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 200 चरणों 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है। इसकी कथा दोस्तों लिखी गई है। पहला खंड क्या है? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना, जो पहले 4 खंडों में है और लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। कितने चरणों में? लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा 4 खंडों में है, यानी 4 भागों में है। पहला भाग क्या है? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। ये तथ्य चारों महत्वपूर्ण आपके लिए हैं कि कोई एक खंड दे देगा, बताओ ये, या क्रम लगाने को इस तरीके से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो इन चारों खंडों को अच्छे से हमको याद करना है कि मालवा के, पहला खंड क्या है? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव, यानी सांभर की कौन है? बीसल देव हैं। उनका विवाह होना किससे? परमार की जो पुत्री है राजमती, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती जो है, उसका विवाह किससे होना है? इसमें बीसल देव जो सांभर के हैं। दूसरा खंड क्या है? दूसरा है बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। दूसरा क्या है दोस्तों? बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर जाना, प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना। तीसरा खंड क्या कहता है? तीसरा खंड है राजमती का विरह वर्णन, यानी जब जाते हैं उड़ीसा को तो उनके विरह में विरह हो जाता है, तो राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना और वापस बीसल देव लौट करके आते हैं। ये तीसरे खंड में है। चौथा खंड क्या है? चौथा खंड है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर से लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को पुनः चित्तौड़ लाना। ये चारों खंड हो गए हैं। चारों खंडों को एक तरीके से याद करना है। पहले क्या है? जो भोज की परमार पुत्री राजमती है, उसका विवाह किससे हुआ है? बीसल देव का विवाह होना, और फिर वो राजमती से उड़ीसा विरह में रहती है, उड़ीसा चले जाते हैं। दूसरे में है ना, बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं राजमती से रूठकर, और फिर तीसरे में राजमती का जब चले जाते हैं तो उसको विरह होता है राजमती को, तो राजमती का विरह वर्णन है और बीसल देव का उड़ीसा लौटना है। जब विरह में वो तड़पती हैं तो बीसल देव लौट करके उड़ीसा से आ जाते हैं। चौथे में क्या है? भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना, और भोज आते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी परेशान है, और इस तरीके से अपने घर को लिवा ले जाते हैं। होता नहीं है ऐसा कि जब मान लो घर पे दिक्कत कोई होती है, लड़की किसी पिता की लड़की को, तो सीधे अपने घर लिवा लाते हैं। परेशानियां जब अधिक होती हैं तो कहती आओ 4 दिन मैके रह लो है, तो वहाँ के लोग भी कहते हैं जाओ 4 दिन मैके रह आओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। अब मायके आएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अपने घर में आई लड़की। तो इस तरीके से तो जो भोज हैं अपनी पुत्री को लिवा लाते हैं अपने घर में। बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। अब बीसल देव मानते हैं ना, तो फिर आज लौट के रहे और फिर अपनी पत्नी को वापस ले जाते हैं। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। यह कैसा? यह घटनात्मक काव्य नहीं है। कैसा है दोस्तों? यह वर्णात्मक है। इसमें वर्णन किया गया है, इसमें घटनाएं कम है, वर्णन ज़्यादा किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि बीसल देव रासों में घटनाएं घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, मतलब 2 घटनाओं को लेकर के लिखा गया है पूरा। बीसल देव का विवाह और उड़ीसा जाना, 2 ही घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक बीसल देव का विवाह होना और उड़ीसा जाना। इसमें पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं शुक्ल जी कि पहली बात तो ऐसी लग रही है जो कल्पना प्रसूत है, सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अनुमान रखते हैं, वो कहते हैं कि बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही, बीसल देव जब थे उनके 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। जैसे बताते हैं कि उनका विवाह भोज परमार की
पुत्री जो राजमती है उसका विवाह किससे होता है? बीसल देव से होता है, बीसल देव से। तो यहाँ पर ये अनुमान कह रहे हैं, कल्पना प्रसूत होता है, ऐसा लग रहा है कि वो काल्पनिक कथा है। तो प्रमाण दे रहे हैं कि बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही जो राजा थे उनसे 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार, जो प्रसिद्ध परमार थे, उनका देहांत, तो राजा भोज का देहांत हो चुका था। वो ये बात कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से। अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। तो कहते हैं कवि ने सिर्फ काल्पनिक बात इसमें रखी हुई है, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कहानी बनाने के लिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है। उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना प्रतीत होती है, यानी उनसे बाद के जो कवि हुए हैं उन्होंने ऐसा कल्पना लगा करके ऐसा लिख दिया है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था, मतलब जिन दिनों बीसल देव का विवाह हुआ उन दिनों मालवा में कोई भोज नाम का राजा नहीं था। बीसल देव की एक परंपरा वंश की रानी थी, बीसल देव की एक परंपरा वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक भी नहीं राजस्थानी है। मतलब जो भाषा की जो बात करते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं वह साहित्यिक भी नहीं राजस्थानी है, कोई साहित्यिक भाषा नहीं राजस्थानी है। संयुक्त और वियोग के गीत की कवि ने गाहे हैं, यानी इसमें लिखा हुआ संयुक्त और वियोग के गीत, यानी मिलन और बिछड़न के जो गीत हैं वो इसमें कवि ने गाए हैं या कहे हैं। बीसल देव रासों के कुछ पद्य हैं, उनको देखिए आप, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पनडबा चल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बुलाए। पनडब्बा चाल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बुलाए। ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपको याद रखने होंगे, बस एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। बीसल की बात हो रही है तो बताएंगे बीसल देव की रचना से लिखा गया है। पनडब्बा चाल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बुलाए। आगे लिखते हैं, जान तणी साजत करो, जिरह रंग वाली पहिरज्यो टोक। आगे लिखते हैं, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू मुँह मेलस चित्त विसारी। कड़वा बोलस बोल न नारी, तू मुँह महलस चित्त विसारी। यानी कड़वा बोल ना बोलिस नारी, नारी को कड़वा बोल नहीं बोलना चाहिए। तू मेलस चित्त विसार, कुछ भी अनुमान आप लगा सकते हैं जो भी आपके समझ में आ रहा हो। तो ये कुछ दोहे हैं महत्वपूर्ण, कुछ भी अर्थ नहीं लगा सकते हो भाई, जो लिखा है उसी अर्थ तक आप पहुंच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बस दोहा को एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कड़वा बोल न बोलस नारी, तू मुँह महलस चित्त विसारे। आगे लिखते हैं, आगे रचना है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई संवत 1225 से 1249 तक के बीच में लिखी गई है। इसका सन अगर याद करना है आपको तो 1168 है सन, 1168 में यह रचना लिखी गई है। ये हिंदी के प्रथम ये रचना नहीं है दोस्तों, ये चंद्रवरदाई कवि हैं, उनकी बात की जा रही है। रचना का नीचे दिया है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, यानी संवत 1225 से 1249 के बीच के एक कवि रहे हैं। 1168 से और आगे इसका सन में कन्वर्ट कर लेंगे आप, लेकिन आपको संवत याद करते हैं, संवत याद करिए, अगर सन आपको जो भी आपको उचित लगे वो चीज़ याद कर लीजिए। संवत 1225 से 1249 और सन क्या है 1168 है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये शुक्ल जी के द्वारा बताया जा रहा है और ये तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो शुक्ल जी इसकी घोषणा करते हैं, शुक्ल जी ये मानते हैं हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई हैं। कौन है, चंद्रवरदाई, जिनके ग्रंथ का क्या नाम है,
पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जात के जागत नामक गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। कौन? रासों के अनुसार पता चलता है कौन? ये जो चंद्रप्रदायी हैं वो भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। आगे लिखते हैं, इनके पूर्वज भी पंजाब भूमि थी और जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ, और ये लाहौर के आसपास में इनका जन्म माना जाता है। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, कहते हैं ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, कौन? चंद्रप्रदायी। ये महाराज पृथ्वीराज के राजदरबारी ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे। क्या थे? उनके सखा भी थे, यानी मित्र भी थे और सामंत भी थे। तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिषी, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, यानी मैत्री भाव भी इनके बीच में था। एक कवि तो थे ही, साथ में मित्रता का भाव किससे था? सामंत से था। सामंत भी थे। षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र यानी जो काव्य शास्त्र है, ज्योतिषी यानी ये हस्तरेखाओं को भी देखते थे, ज्योतिषी थी, और क्या बोलते हैं कि व्यक्ति के भविष्य को भी देखते थे। पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। कौन? चंद्रप्रदायी। इतनी इनकी खूबियाँ थी, इतनी भाषाएं इनको, इतनी साहित्य की चीज़ें आती थी। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अष्ट काव्य भी अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनको जालंधरी देवी का इष्ट था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य बन सकता है आपके लिए कि जालंधरी देवी का इष्ट किसको था, यानी प्रेम किससे था? जालंधरी देवी से इष्ट मतलब दैवीय पूजा करते होंगे, इसलिए इष्ट देव इनकी कौन थी? जालंधरी देवी थी। तो कई तरीके से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा कवि है जो जालंधरी देवी की पूजा करता था, यह भी प्रश्न बन सकता। तो कौन? चंद्रप्रदायी। या यह भी बन सकता है कि कवि चंद्रप्रदायी किस देवी की आराधना करते थे? तो कौन थी वो? जालंधरी देवी। कौन थी? जालंधरी देवी। अब जालंधर पंजाब में पड़ता है, तो कोई वहाँ की देवी नहीं होंगी, क्योंकि पंजाब पैदा हुए लाहौर में, तो उधर ही पंजाब पड़ता है। तो जालंधर है ना, आप सब नाम सुने होंगे। जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, है ना। माँ शारदा की कृपा ही होती है तभी कोई लिख पाता है ना, कि जिन पे ऊपर शारदा माँ की कृपा होती वही कुछ कवित्व कर पाते हैं। तो वही उनको चंद्रप्रदायी पर किसकी कृपा थी? जालंधरी देवी का इष्ट था। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता है। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। कुल मिलाकर ये दायां हाथ थे किसके? ये दाएं हाथ किसके थे? ये दाएं हाथ थे पृथ्वीराज के। कौन? चंद्रप्रदायी। इसीलिए पृथ्वीराज रासो लिखा है। युद्ध में, आखेट में, राजसभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है। यह तथ्य सीधे तौर पर आ सकता है कि बताइए यह किस कवि के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ इतना, अब इसमें आप समझ नहीं पाएंगे। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जो जहाँ बातें होती थी सब में
सम्मिलित रहते थे। ये तथ्य इस तरीके से पूछ सकता है, कई तरीके से पूछ सकता है कि या किसने कहा है ना, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये चंद्रप्रदायी के बारे में बताया जा रहा है। आगे पृथ्वी रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय हैं। कितने हैं? 69 समय या सर्ग माने गए हैं। माने नहीं गए हैं, उसमें हैं ही, मानने की तो बात अलग है, मानेंगे तभी जब जानेंगे। तो उन्होंने जाना था, इसलिए 69 समय है। ये बात आपको बहुत याद रखनी है। और काव्य में भी लगा हुआ है, कविता वाले खंड में भी है, और इधर भी उन्होंने जिक्र किया है, तो इधर से भी याद करना है। पृथ्वी रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। प्राचीन समय में जो प्रचलित छंद से, तो कुल मिलाकर सभी छंदों का जिक्र किया गया है ना, सभी छंदों का जिक्र किया गया है। मुख्य छंद कौन कौन से हैं? मुख्य छंद कवित्त, जिसको छप्पय बोलते हैं, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये मुख्य छंद हैं। मुख्य छंद कौन कौन से हैं? कवित्त, जिसको छप्पय भी बोलते हैं, दूहा अर्थात दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ये उन दिनों जब ये भाषा लिखे जा रहे थे, तो उनकी ये मुख्य छंद थे। पृथ्वी रासो जो है, उसके ये मुख्य छंद हैं। चंद्रप्रदायी इन छंदों में किसकी रचना की है? पृथ्वी रासो की। किसकी की है? पृथ्वीराज रासो की। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है, कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, बाणभट्ट के पुत्र ने पूरा किया था, और वैसे ही रासो के पीछे का भाग भी चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा पूरा किया जाता है। तो बताते हैं कि जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनकी रचना अधूरी रह गई थी, उसको बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पीछे का भाग भी चंद्र के पुत्र जल्लड़ के द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। तो पृथ्वीराज अधूरी रह गई, जिसको किसने पूरा किया था? जल्लड़ ने पूरा किया था। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों के पीछे चंद भी वहीं गए थे। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उससे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्लड़ के हाथ में रासो को सौंप जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। क्या लिखा हुआ है कि पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जल्लड़ हत दे, यानी पुस्तक को जल्लड़ के हाथों में दिया, और क्या कहा? चल गज्जन नृपकाज। और चल गज्जन यानी गज्जन माने चले गए, नृपकाज माने राजा के कार्य के लिए उनके साथ में चले गए। पुस्तक को किसके हाथ में देकर? जल्लड़ यानी अपने पुत्र के हाथ में देकर के चले गए। अब चले इसलिए भैया युद्ध करने, है ना। क्यों चले गए? क्योंकि पता नहीं लौट के वापस आए या ना आए, इसलिए वो कार्य सौंप करके, किसको? अपने पुत्र को सौंप करके चले गए। आगे लिखते हैं, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिम पृथ्वीराजसु जस कवि चंदनंद उद्धरितिम। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापना को लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। पृथ्वीरासो में कुछ और भी कथाएं हैं जो कहते हैं आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापना से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। किसके अनुसार? इस पुस्तक के अनुसार क्या था? पृथ्वीराज रासो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे।
सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। तो सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, उनका नाम क्या था? सुंदरी और कमला। क्या था? सुंदरी और कमला था। आगे कवि हैं भट्ट केदार, जिनको मधुकर कवि नाम से भी जानते हैं। भट्ट केदार, मधुकर कवि, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों नाम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हो ही हैं, हो ही नहीं हैं, हैं। भट्ट केदार मधुकर कवि, अर्थात इनका संवत क्या है? 1224 से 1243 तक। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। जिस तरीके से बता रहे हैं चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को गुणगान किया, उसी प्रकार ने भट्ट केदार ने किसके? कन्नौज के राजा जयचंद का गुणगान किया है। तो प्रश्न सीधे बन सकता है, बताएं, पूछेगा कि मधुकर कवि या भट्ट केदार कवि जो थे वो किसके राज्याश्रय में थे? तो किसके राज्याश्रय में थे? कन्नौज के सम्राट जयचंद के साम्राज्य में थे। तो कवियों के किस राज दरबार में थे या उनके दरबार में कौन सा कवि था? इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। तो जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने या मधुकर कवि ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था। किसने? भट्ट केदार का क्या है? जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन मिलता है। जयचंद के पराक्रम बखान तो करीबे करी हैं, नहीं तो निकाल लिए जाएंगे राजसभाओं से। इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका, और इसी प्रकार एक और ग्रंथ है इनका, जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। मतलब सारी कथा बता दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं नहीं हैं। तो भाई जाहिर सी बात है नहीं होंगे, इसलिए लिखना पड़ा इनको। तो इसी प्रकार जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्यवश ये दोनों उपलब्ध आज नहीं हैं। आगे लिखते हैं, केवल इनका उल्लेख सिंघाचय दयालकृत राठौड़ी ख्यात में मिलता है। इसका जिक्र बताते हैं, केवल एक जगह पर उल्लेख किया गया है, सिंघायच दयाल दासकृत। सिंघायल दयाल दासकृत क्या है? एक रचना है जिसका नाम है राठौड़ी ख्यात। राठौड़ी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि जो जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है या किसकी रचना में मिलता है? तो कौन? सिंघायच दयालकृत कौन सी रचना है? राठौड़ी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तकालय भंडार में सुरक्षित है। आप जा कर के देख लीजिए। यदि आप शोधार्थी होंगे या शोध करना चाहते होंगे तो आप अवश्य जाएं कभी, तो अवश्य देखिएगा। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक, दयाल दास ने आज से लेकर शुरू से लेकर के यानी शुरू से कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। अगली रचना है जगनिक, जिसके रचनाकार हैं कौन? जगनिक परमाल रासो। जगनिक कवि हैं, रचना नहीं है। ये भ्रम मुझसे हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। जगनिक क्या है? जगनिक कवि हैं, उनकी रचना क्या नाम है? परमाल रासो। तो संवत 1230,
संवत क्या है? 1230 है। जगनिक संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। जगनिक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था। आल्हा उदल की कहानी आप सबको पता होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कालिंजर के जो परमार राजा थे उनके यहाँ एक जगनिक नाम का भाट था जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल, जिनको उदय सिंह भी कहा जाता था, आल्हा और उदल जिनको उदय सिंह भी कहा जाता था, वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। प्रचार हो गया कहाँ कहाँ? जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव में सुनाई पड़ते हैं। कह रहे हैं जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, मतलब अब तो ऐसा कुछ नए नए परिवर्तन आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो कह रहे हैं जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित जो गीत है हिंदी भाषा प्रांतों गांव में सुनाई पड़ता है। कब सुनाई पड़ता है? ये बरसात के समय सुनाई पड़ता है। और हमारे राजू सर ने जो क्या बोलते हैं काव्यशास्त्र है उसके जो कवि हैं उसको आल्हा में पिरो करके बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से आल्हा में कवियों को पिरोया है, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि हैं उनको बहुत अच्छे से आल्हा के माध्यम से बताया। जो आप शौकीन लोग हैं आल्हा के, वो जा करके सुनिए, और अच्छे से उसमें ट्रिक बताई गई है एक तरीके से, अगर याद कर लेंगे तो भूलेंगे पक्का नहीं बिल्कुल। अगर आप आल्हा जो छंद है, जिस छंद में वो लिखा गया है, अगर वो आपको आता है और आपने याद कर लिया जैसे राजू सर ने बताया है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकता है। तो ये गीत आल्हा नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं, और बरसात के समय में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। हमने खुद आल्हा पढ़ा है। जब बारिश होती थी, मेरी मम्मी अक्सर पिताजी तो पढ़ नहीं पाते थे, मेरी मम्मी थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, तो माता जी मेरी आल्हा पढ़ती थी, है ना। तो मैं भी छोटा था एकदम, जब थोड़ी समझ आ गई पढ़ने की, तो अक्सर बरसात के समय में मेरे नाना पढ़ते थे। और जो उन दिनों जो शौकीन लोग होते थे, और रेडियो पर भी आल्हा सुनाई देता था हम लोगों को, है ना। बहुत अच्छे से, बड़ा मज़ा आता था। कभी सुनिए, सर्च करके सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। इसको कैसे कहते थे, ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर उसी अंदाज में पढ़ना चाहूँ मैं तो कैसे पढ़ूँगा कि 12 बरस ले कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए। कह रहे हैं कि 12 बरस ले कूकर जिए। 12 बरस तक किसकी उम्र होती है? कुत्तों की। 12 बरस ले कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, और 13 वर्ष तक किसकी उम्र है? सियार लोग जीते हैं। और बरिस 18 क्षत्रिय जिए, और 18 बरस तक की किसकी उम्र बताई है? वीर क्षत्रियों की, जो वीर पुरुष होते हैं उनकी उम्र क्या है? 18 वर्ष बताई है। आगे जीवन को धिक्कार, और जो उससे आगे का जीवन है वो क्या है? धिक्कार है, नरक के समान है ना। तो ये आल्हा का इस तरीके से पढ़ा जाता था। 12 बरस ले कूकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, टटण 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 पढ़ाना। इस तरीके से उसमें म्यूजिक बजती थी।
तो इस प्रकार साहित्य के रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरवर्षपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। ये जो दीर्घ काल यात्रा हुई है तो बहुत कुछ कलेवर यानी जो उसका जो टेक्स्ट है वो बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हैं देश और काल के अनुसार जो स्थितियां थी उनके अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी सिर्फ भाषा ही परिवर्तित नहीं हुई है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। अब ऐसे शब्द कुछ थे जिनको बदल करके लिख दिया जाता है। आप कभी रामचरितमानस पढ़िए, उसमें जो अवधि के शब्द हैं, है ना, उनमें जो अवधि के शब्द हैं वो किस तरीके से पहले लिखे जाते थे और अब कैसे लिखे जाते हैं। मेरी माता जी अक्सर रामचरितमानस पढ़ती हैं तो कभी कभी वो अजीब टाइप में जो अक्षर बन करके आते हैं तो पूछती हैं कि ये क्या लिखा है, तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं मालूम है। तो लेकिन जब आप पढ़ोगे तो समझ में आता है कि वो क्या लिखा है। तो कुछ ऐसे वर्ण होते थे, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि परिवर्तन सिर्फ भाषा में नहीं हुआ है, उसके वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। आप पुरानी किताबों को उठा करके देखिए, जितने भी आप महापुराण उठाइए और या जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कैसी कैसी भाषा लिखी हुई है। तो अब जो लिखा जा रहा है वो किस तरीके का प्रयोग आ रहा है भाषा में, यानी भाषाई स्तर में भी बहुत सारे परिवर्तन नहीं हुए हैं, वस्तुओं में भी अधिक परिवर्तन होता है। बहुत से नए नए अर्थ अस्त्रों, बंदूकों, किरिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं, बराबर होते जाते हैं। यानी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, वही सारी बातें कर रहे हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में अवश्य इसकी प्रति रक्षित मिलती। कहते हैं यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती। अब आप इस तथ्य को हल्के में मत लीजिए। जो मेरा दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण की तरफ अवश्य जाता है। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ अपना, आप देखिए किस तरीके से। मान लो यही तथ्य आपसे पूछ लेगा, यही तथ्य है ना, यही तथ्य मान लो पूछ लेगा और कहेगा बताइए कि यह तथ्य जो है, यह तथ्य किस रचना की ओर इशारा कर रहा है, या इस रचना संबंधित, इस तथ्य संबंधित कौन सी रचना हो सकती है। तो आपको अच्छे से याद करना होगा कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती। तो किसके बारे में यह बात कही जा रही है? ये बात कही जा रही है किसके बारे में, आप बताइए। आलाखंड, जो परमाल रासो है, आलाखंड है ना, जगनिक की जो कृति है उसके बारे में बताया जा रहा है। पर यह गाने के लिए ही रचा गया था, लेकिन कहते हैं कि साहित्यिक जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें साहित्यिक हों। तो यह रचना कैसी थी? यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के बीच ही इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। आलाखंड का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। मतलब वैसे तो उत्तर भारत में है, लेकिन मुख्य केंद्र कौन सा है? बैसवाड़ा है। कौन सा है? बैसवाड़ा है। तो विकल्प में दे सकता है कि यह जो आलाखंड है वो उसका मुख्य केंद्र क्या है। तो क्या है दोस्तों? बैसवाड़ा उसका मुख्य केंद्र माना जाता है, और वैसे तो उत्तर भारत में गाया जाता है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसकी चलन बहुत है। यानी जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है, वहाँ पर महोबा के आसपास इसका चलन बहुत अधिक है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक
खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों के वीरतापूर्ण वर्णन में लिखा गया होगा, जो चंदेलों के वीरतापूर्ण वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। तो आल्हा और उदल किसके क्षत्रिय थे? बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। बनाफर कोई शाखा होगी, उसके क्या थे? क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह क्या है? आलाखंड नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट में, तो तथ्यों को बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर यानी उन दिनों जो कलेक्टर रहे होंगे, मिस चार्ल्स इलियट। क्या नाम है? मिस चार्ल्स इलियट में पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था। यानी 60 से 70 वर्ष पहले छपवाया होगा, जब ये 29 में लिख रहे थे, 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उससे पहले यानी 60-70 वर्ष पहले ही कलेक्टर जो थे वहाँ के, कहाँ के? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट इसे संग्रह करके छपवाए थे। श्रीधर, अगले कवि हैं श्रीधर। इन्होंने संवत 1454 में रणमल्ल छंद नाम का एक काव्य रचा, जिसमें इडर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्ति की थी। एक पद नीचे दिया जाता है। श्रीधर भी इनकी रचना पूछी जाती है, रणमल्ल छंद। तो ये संवत 1454 है और इन्होंने इडर के राठौर राजा रणमल्ल छंद की विजय में लिखा हुआ है। और रणमल्ल छंद ने क्या किया था? पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्त की थी, है ना, उसी के बारे में लिख रहे हैं। दमदमई उमठ मकार टंकर ढोर डोली जंगिया। ये छंद कैसे लिखा है देखिए। दमदमई उमठ मकार टंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करहि रण सहड़ाई समूहरि सरस ससी समरंगिया। दमदमई उमठ मकार टंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करहि रण सड़ाई समूहरि सरस रसि समरंगिया। कल कलहि कालह कोडि कलर विकुमल कायर थर थरई, संचरई सकसुर ताण साहण साहसी सविसंगरई। इस तरीके से छंद है। पढ़ेंगे, भाषा बहुत अच्छी है, छंद भी अच्छा है। तो ये तीसरा प्रकरण था, यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसा लगा और क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं, या कोई भी त्रुटि मेरी हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।